प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इसको सेक्शन नंबर 2 मान लीजिए आप लोग, है ना। सेक्शन नंबर 2 चल रहा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लिक्विड जो होता है वो कैसे आपका प्रेशर लगाता है और प्रेशर का यूज हम कैसे अपने इंजीनियरिंग ब्रांचेस में टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो करें स्टार्ट। पहली चीज समझो, सबसे पहले लिखा है मैंने थ्रस्ट, ठीक है जी। लिखो फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी सरफेस, भाई इतना लिख दो। फोर्स एक्सर्ट ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। फोर्स एक्सर्ट ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी भी सरफेस पे लगने वाले फोर्स को थ्रस्ट कहा जाता है, ठीक। प्रेशर में आओ, प्रेशर में लिखो नंबर 2, प्रेशर इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, लिखो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय लिक्विड। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय लिक्विड परपेंडिकुलरली। थ्रस्ट क्या लिखा है, ऑन एनी सरफेस, ठीक है, एक्सर्टेड बाय लिक्विड परपेंडिकुलरली, यानी कि किसी भी तरल के द्वारा किसी सरफेस में लंबवत लगने वाले थ्रस्ट को हम लोग कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर P इक्वल टू हो जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि P इक्वल टू आ जाएगा आपका थ्रस्ट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। देखिए सिंपल, जैसे कि गिलास मान लीजिए, कोई गिलास है, इसमें पानी रखा हुआ है, तो पानी के द्वारा इसके सरफेस में फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। इसके नीचे सरफेस में पानी फोर्स लगाया गया है ना, उसे बोलते हैं प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कैसे काम करेगा, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय लिक्विड परपेंडिकुलरली, ये आपको ध्यान रखना है। लिक्विड या उसके आप फ्लूइड बोल सकते हो आप, ज़्यादा अच्छा लिक्विड या फ्लूइड बोलिए, क्योंकि प्रेशर जो होता है आपका गैस का भी होता है और लिक्विड का भी होता है, तो फ्लूइड ज़्यादा अच्छा शब्द है। फ्लूइड में दोनों आते हैं, फ्लूइड में लिक्विड भी आता है आपका और फ्लूइड में आपका गैस भी आता है आपका, विच कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। आगे बढ़ूँ, आगे देखिए प्रेशर जो होता है इसकी एसआई यूनिट जो है वो है आपका, या तो लिख लो बिल्कुल न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन एरिया की मीटर स्क्वायर, या इसकी एसआई यूनिट है आपकी पास्कल। इंपॉर्टेंट पीए, इसे पीए से दिखाते हैं, पास्कल। इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट आने वाले 1 बाई 1 अब एक नंबर क्वेश्चन। पहला इसकी डायमेंशन पूछता है, अब ये भी निकाल देते हैं। P इज इक्वल टू फोर्स की होती है mL_t-2 और एरिया की होती है L स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये माइनस में जाएगा तो ये आ जाएगा mL-1t-2। इंपॉर्टेंट नंबर 2 सब पूछता है, एक नंबर वाले तो बहुत सारे मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल और द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, बिल्कुल ये आपको निकालना है तो आप कर लेंगे होपफुली, है ना, ठीक है। आगे बढ़े, देखो सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यानी कि एसआई यूनिट के अलावा भी प्रेशर की कुछ और यूनिट्स होती हैं, या कॉमन यूनिट बोल सकते हैं उन्हें, या हम लोग कह सकते हैं कि कुछ और फेमस यूनिट्स है। वो क्या होती है, एक के बाद एक देखो। सबसे पहली यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे दिखाते हैं एटीएम से, ऐसे लिखते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। लिखो, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एटमॉस्फेरिक यूनिट है ना, इज इक्वल टू, ये इसका मान होता है 1.013 10⁵ पास्कल। वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि जीके में भी, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन एनीथिंग। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसमें बहुत सारी गैसें हैं हमारे ऊपर, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जितनी भी गैसेज है जो हम पे प्रेशर डालती हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर
exerted by atmosphere is called atmospheric pressure। ये तो लिख लेंगे आप, है ना, इसका मान जरूर याद रखिएगा। पहली चीज, इसका जो मान होता है, अभी और मैं इसे कर रहा हूँ, ये होता है 760 mmHg के बराबर। ये भी समझो पहले चीज, यानी कि अगर मैंने कॉलम लिया और इस कॉलम के अंदर मैंने, ये एक उसका है ना यूनिट है इसका एरिया, ठीक है, इसमें मैंने 760 mm तक क्या डाल दिया, मरकरी डाल दिया, तो जो प्रेशर वो लगाएगी नीचे, वह प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mmHg, या कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा ही मिलेगा 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर। ये भी लिख लीजिए। अब यहीं से आगे बढ़ूंगा ना मैं, और रह गया था, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछता है, ये वाला भी पूछता है एक नंबर पे कई बार। 760 mm पारे के बराबर जो होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान होता है। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी यूनिट आओ इसकी। अब दूसरी बार लिखो, पहले टॉर नहीं, पहले बार लिखेंगे हम लोग। बार, अब बार जो होता है, यानी कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, इसका मान इतना होता है। और यह यूज किया जाता है मेट्रोलॉजी या वेदर डिपार्टमेंट। ठीक है, वेदर डिपार्टमेंट हो गया, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ये हमेशा ही जो आपकी रीडिंग्स देते हैं वो बार में देते हैं आपका, है ना, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पूछता है। तीसरा ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तीसरा इज टॉर। एक टॉर का जो मान होता है वह बराबर होता है 1 mmHg के बराबर। समझो अभी, इसीलिए मैं पहले ऊपर से नीचे आ रहा हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm पारे के बराबर, और जो टॉर होता है 1 mm पारे के बराबर। मैथमेटिक्स लगा के इसका मान जो निकलेगा दैट इज 1.133.32 पास्कल। लिखिए, इंपॉर्टेंट। यानी कि एक टॉर का मान जो होता है वह होता है 133.32 पास्कल के बराबर। ठीक है, आप चाहो तो ये इजिकल टू ये, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो यही मान आने वाला है आपका, है ना। और ये टॉर जो है यूज़ किया जाता है आपका, एक तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर यूज़ करते हैं, यानी हमारे शरीर का जितना भी आपका प्रेशर है वो नापा जाता है हमेशा ही टॉर में। ठीक है, कम प्रेशर होता है शरीर का, टॉर में नापते हैं। तो लिख लीजिए फिजियोलॉजी या बायोलॉजी, लिखो। तो ये सारे के सारे मान आपको याद रखने हैं, सारे 1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत पूछता है, इसको ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, तो देयर आर 3, मतलब ये सारी की सारी इसकी 3 कॉमन यूनिट्स है। ऐसा यूनिट इज पास्कल, है ना, तो इनके मान याद कर लेना सारे के सारे। बायोलॉजी में कौन सा होता है, कई बार यही पूछता है, टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर यूज्ड इन ... तो बताना पड़ेगा बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, एक ही बात है, कुछ भी लिख दो। बार इज क्या आएगा, वेदर डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना, मौसम विभाग। आगे बढ़ो, अब समझो। अब इसको ठीक है समझना, मैं तुम्हें 3 टॉपिक एक साथ कराने वाला हूँ। तो प्रेशर, अगर मैं डिवाइड करूँ प्रेशर को, तो तेरा 3 काइंड्स ऑफ प्रेशर। एक तो आपने अभी अभी पढ़ लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है आपको। एक प्रेशर होता है गेज प्रेशर, बोलते हैं उसे, गेज प्रेशर। और तीसरा वाला प्रेशर होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। तो 3 चीज़ें हैं, मैं तीनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। एक तो डेरिवेशन करेंगे, तीनों चीज़ें आ जाएंगी उसमें। तो हेडिंग है आपकी, ध्यान से देखना, लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक या एटीएम, ठीक है, कॉमा दूसरा है गेज, बड़ा ही लिखता हूं, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तीनों एक साथ, और तीनों ही आसान है, समझ गए तो एक फिगर बनाओ, इससे सब स्पष्ट हो जाएगा। कोई बड़ा टब है,
जिसमें कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है। इसके अंदर माना कि एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट कोई सिलेंडर है और वो यहाँ तक डूबा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। एक बड़ा मैंने कोई वो लिया है, बीकर लिया है और उसके अंदर सिलेंडर को डाल दिया है। तो ये सिलेंडर है जो किसी हाइट तक डूबा हुआ है, ये लिक्विड है कोई, ठीक है, ये लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है आपका। ऊपर वाला इसका क्या है, जस्ट पानी के बाहर है, ठीक है। तो देखिए लेट यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका मान है लेट F1। नीचे से फोर्स जो लग रहा है, देखो पानी में कोई भी चीज़ डालोगे तो पानी क्या करेगा, उसके अंदर प्रेशर लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। पानी का प्रेशर तो होगा ही और फोर्स भी होगा। लेट जो टोटल फोर्स आ रहा है लेट वो यहाँ से है F2। इसका अपना वेट भी है, वो नीचे की ओर ही लगेगा हमेशा, और वो है mg। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिलेंडर डूबा हुआ है पानी के अंदर तो एट ए टाइम उसमें 3 फोर्स लग रहे हैं। ऊपर से एक फोर्स, एक नीचे से पानी वाला फोर्स, और उसका वेट mg नीचे की ओर। देख लो एक बार, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ऐसे में फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये इधर चला गया, मान रखने आ रहा हूं। अगर ये एरिया ए है दोनों ही, तो F1 बराबर P1A और F2 बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहीं पे लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही, P2A। देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने यहीं पे लिख दिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो 1 था तो मैंने प्रेशर को 1 कर दिया कि एरिया दोनों का सेम है, ये भी ए है ये भी ए है ना। तो देख लीजिए अभी तक ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हो गया काम। अगर क्लियर है तो कर दूं, सॉल्व कर रहा हूं। देखिए वहां से देखिए, एक F2 ऊपर की ओर और mg और F1 नीचे की ओर। तो एट बैलेंस या एट इक्विलिब्रियम लिख दो, एट इक्विलिब्रियम F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। यही है, मान रखो P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg। सेम को एक साथ ले आते हैं तो ये आ जाएगा P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू mg। पहले ये देखिए मैंने क्या किया है, इक्विलिब्रियम में क्या है, ऊपर वाले एक तरफ नीचे वाले एक तरफ, ठीक है। मान रखे मैंने, इसको इधर ले जाऊंगा माइनस में आएगा, और ए मैंने कॉमन कर लिया। अभी तक कोई समस्या है तो बताइए, ये क्लियर। अब देखो मैं क्या करने आ रहा हूँ, ये मास किसका है, ये m, इसका मास है, सिलेंडर का मास है। और हम लोग जानते हैं अगर लेट ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये हाइट लेट है h, ठीक। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू रो, रो मैंने डेंसिटी। किसी भी उसका मास द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू डेंसिटी। लिखिए मास इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना अलग से, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक। और आयतन इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू जो होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा गया ऊंचाई या लंबाई, तो यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एच। पूरा उतार लो यहां से आता है। ये समझ गए, मास का मान ये और वॉल्यूम का मान ये। मैं इसको यहाँ पे रखने आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं दोनों मान रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ से P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू एम की जगह आ जाएगा वी रो एच आर इंटू, वी नहीं आएगा, सॉरी वी तो हट गया, ये आएगा रो जी एच इंटू ए। अब सही है, ठीक है। जी तो पहले से है ना यहाँ पे, देखो जी तो लगा ही है, और मैंने एम की जगह रख दिया ए एच इंटू रो, ठीक। ए से कटा ए, एंड यू हैव, बिल्कुल ये आ जाएगा यहां से P2 माइनस P1 बराबर रो जी एच। एक तो यहीं पे करो इसे, इंपॉर्टेंट। समझ में आया यहाँ तक कैसे हुआ, थोड़ी मैथमेटिक्स लगाई मैंने बस यहाँ पे, ठीक है। फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया, और मास के लिए मैंने लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को फर्दर किया मैंने एरिया इंटू हाइट। या एक चीज़ और लिखी है और ये हो चुका है ऑलरेडी, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच।
मैं कुछ करूँगा इसमें भी है, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है तो, अगर दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो बस ठीक। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं ये। इस पहले वाले को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ये एब्सोल्यूट प्रेशर। P1 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये रो जी एच जो है पूरा, ये गेज प्रेशर। बस इतना ही लिखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर लिखो। ये ऊपर उतार दिया, या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो मैं कैसा लिखने आ रहा हूं इसे। P एब्सोल्यूट बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, ये, या मैं इसके लिख सकता हूं P गेज। एक ही बात है, ये गेज का मान है, गेज प्रेशर को बोलते हैं रो जी एच। पहले इतना समझो फिर आगे बढ़ूंगा। तीनों चीज़ें आगे इसमें अब डिफाइन करना बाकी है, बस इनको समझ जाना बाकी है। यानी ये इक्वेशन है, तुम तीनों चीज़ों को निकाल सकते, कुछ भी डेरिवेशन आएगा ये इक्वेशन ही इनफ है आपका। ठीक है, समझो। अब देखो क्यों था ऊपर वाला ऐसा कि हवा में, जब मैंने सिलेंडर को डिप किया है ऊपर ऐसा क्या, इसमें हवा में आपका, तो कौन सा प्रेशर लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इसके अंदर। नीचे वाला ऐसा क्या, डूबा हुआ है आपका, ठीक। तो नीचे वाले पॉइंट में, यानी कि किसी भी डेप्थ में, किसी पॉइंट पर जो भी प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर, उसे बोलते हैं हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका मान था P2। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और किसी पॉइंट पे प्रेशर के बीच जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। यानी कि पानी के अंदर, मैं फिलहाल पानी की बात कर रहा हूँ, है ना, जस्ट में किसी लिक्विड या किसी लिक्विड के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना प्रेशर बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो कितना प्रेशर बढ़ गया था? रो जी एच बढ़ गया था, दैट इज गेज प्रेशर। बस ये अंतर है दोनों में। एब्सोल्यूट का मतलब टोटल कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है, और गेज प्रेशर का मतलब एब्सोल्यूट के अलावा कितना बढ़ गया प्रेशर, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। भाई ये है। तो देखिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तीनों चीज़ें क्लियर है एक साथ। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो भाई एक टॉपिक और, पहले एक समझिए और फिर उसके बाद दो टॉपिक रहते हैं अभी तुम्हारे। ये एक नंबर वाले बहुत बनते हैं इसमें, एक नंबर वाले तो काफ़ी बनते हैं इस। अगला देखो, दो टॉपिक हैं इसमें नए ऐड हुए हैं अभी, और दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2 साल पहले ऐड हुए हैं। तो पहला है पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम बुक में थोड़ा पटांग दिया हुआ है, मैं तुम्हें ढंग से कराऊंगा, ठीक है, ठीक से लिखना है इसे, पास्कल लॉ। और दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट, बर्नौलीज थ्योरम, बट डेरिवेशन कुछ नहीं है उसका, सिर्फ थ्योरम क्या होती है और एप्लीकेशंस। पास्कल लॉ में डेरिवेशन कुछ नहीं है, सिर्फ बताना है कि क्या होता है ना, ये विदाउट डेरिवेशन है दोनों। करें तो पास्कल जो है उनके 2 लॉ हैं आपके, यानी कि प्रेशर से संबंधित। देयर आर 2 लॉज विच आर गिवन बाय द पास्कल, द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो पहला लॉ लिखिए, पास्कल्स फर्स्ट लॉ। एट सेम हाइट और डेप्थ, एट सेम हाइट और डेप्थ, प्रेशर रिमेन्स सेम। सेम लिखो। एट सेम हाइट और डेप्थ प्रेशर रिमेन्स सेम। अगर पानी के अंदर अलग अलग जगह पे, माना कि जस्ट ये पानी है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगर सब एक ही डेप्थ में है तो सब में प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। रो जी एच से, एच सेम है तो रो और जी तो सेम होंगे इसके। तो एट सेम हाइट और डेप्थ प्रेशर रिमेन्स सेम, ये पहला है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका, लिखिए, देखिए, इन ए क्लोज वेसल, इन ए क्लोज वेसल, वेसल का मतलब कोई भी बर्तन, इन ए क्लोज वेसल, ठीक है। एनी चेंज इन प्रेशर इन ए क्लोज वेसल, इन ए क्लोज वेसल, एनी चेंज इन प्रेशर, एनी चेंज इन प्रेशर इज प्रोपेगेट
एनी चेंज इन प्रेशर इज प्रोपेगेट, हो गया, थ्रू आउट द वॉल्यूम, इज प्रोपेगेट थ्रू आउट द वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज, इज प्रोपेगेट थ्रू आउट द वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज। समझना इसे, फिर से बता रहा हूं आपका, कुछ बुक्स में इसका नाम वैसे अगर डेप्थ में पढ़ोगे ऐसे कि तुम्हारे उसमें डेप्थ में घुसूंगा नहीं इसमें, इसे वंडर वाल इक्वेशन ही बोलते हैं। पास्कल लॉ में 2 लॉ है, वंडर वाल लॉ ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, किसी भी बंद बर्तन के अंदर अगर प्रेशर में कुछ भी चेंज किया जाएगा तो पूरे के पूरे लिक्विड में वो फैल जाएगा विदाउट एनी चेंज, इसको ध्यान रखना। यानी कि मैं कह रहा हूं, अगर ये कोई क्लोज बर्तन है और मैंने यहां से प्रेशर लगा दिया, पी प्रेशर, तो पी प्रेशर हर तरफ क्या होगा, फैल जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम फैल जाएगा, और सारा का सारा मान अभी भी क्या रहेगा, पी ही रहेगा। ठीक, ये समझे। अब इसकी एप्लीकेशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा, ये बहुत काम की चीज़ है आपकी। अभी देखो कैसे, देखो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसकी एप्लीकेशन नंबर 1 हाइड्रोलिक लिफ्ट। और एक फिगर बनाइए मेरे साथ, कुछ ऐसा, ये एरिया बड़ा रखना, ये एरिया छोटा रखना। एक पिस्टन सा लगा दो यहाँ पे और ऐसे करके कर दो, ऐसे एक बड़ा पिस्टन लगा दो यहाँ पे, ऐसे करके पिस्टन, और ये करके ये एरिया है, ठीक है। लेट में यहाँ पे एक इंसान बना रहा हूँ फिलहाल, ऐसे ही करके कोई इंसान है इसके ऊपर, और इसके ऊपर रखिए कोई बहुत बड़ा ट्रक या कार, ठीक है जी। इसे कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक फिगर बनाइए, इसके अंदर भरा हुआ है कोई लिक्विड, यानी फ्लूइड और लिक्विड, ठीक है। अब समझो क्या होता है, पहले फिगर बनाओ फिर समझाता हूं। यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसी लिफ्ट है जिसमें कि प्रेशर का यूज करके एक बहुत ही छोटा इंसान भी एक बहुत बड़े ट्रक को उठा सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस पास्कल लॉ। अब देखो कैसे उठाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट मशीन है, जैसा कि दिख रहा है, यहाँ से वो लगाएगा और यहाँ से उठा देगा उसे, ठीक है। लेट यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है या प्रेशर, लेट फोर्स मानिए ये F1 है, और यहाँ पर जो फोर्स लगा लेट F2। ये एरिया लेट है A1 और ये एरिया A2, ठीक है। यहाँ पे लगा फोर्स F1, वहाँ पे लगा F2, है ना। अब यही मैंने बताया, सेकंड लॉ क्या कहता है, प्रेशर का मान चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रेशर लग गया एक बार, माना P है, तो यहाँ पर ही वही प्रेशर लगेगा, यानी प्रेशर का मान क्या होगा, सेम। इन ए क्लोज वेसल प्रेशर इज प्रोपेगेट थ्रू आउट द वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज। यहाँ पर P लगा है तो सब जगह P हो, क्या करेगा, उठाएगा उसे। अब देखो क्या होता है इससे, जैसा कि हमको पता है कि P1 बराबर P2, यानी P का मान सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। फोर्स अपॉन एरिया बराबर आपका प्रेशर, तो यहां से फोर्स F2 इज इक्वल टू आएगा F1 इंटू A2 अपॉन A1। इसको समझना जरा, कुछ नहीं, A2 इधर चला गया। दूसरे एंड पर लगने वाला फोर्स वह बराबर है पहले एंड का फोर्स और दोनों एरिया के अनुपात के। पहले इतना समझो, ये समझ में आया कि नहीं, ये इक्वेशन समझ लो, इतना ये सही किया मैंने, ये चेक करो एक बार, ठीक है। यहां तक क्लियर? बढ़ो आगे। अब समझो, कुछ नहीं करना मुझे। अगर A2 A1 जैसा कि दिख रहा है, A2 बहुत बड़ा है, A1 छोटा सा आपका। अगर लेट मैं जूम कर रहा हूं, A2 का मान है 1000 और A1 का मान लेट मान लो 1, तो देखिए यहाँ से F2 कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू, माना प्रेशर 1 ही होता तो 1 इंटू 1000 गुना हो जाएगा। यानी कि क्योंकि दिख रहा है A2 का मान A1 से जितना भी बड़ा होगा उसी मात्रा में आपको फोर्स दूसरे एंड पर मिल जाएगा। समझो, अगर ये 1000 गुना बड़ा है तो F2 का मान F1 से क्या है, 1000 गुना ज़्यादा है। अगर A2 का मान 1 लाख गुना ज़्यादा है तो इसका मान भी कितना गुना बढ़ जाएगा, 1 लाख गुना बढ़ जाएगा। तो सिर्फ किस में बढ़ाना है तुम्हें, एरिया बढ़ा दो आपका, ठीक है।
क्योंकि प्रेशर घट नहीं रहा है कहीं भी, इस कारण से फोर्स का मान दूसरे एंड पर कई गुना बढ़ जाता है। बस तुम्हें मैथमेटिक्स ला के A2, A1 से क्या करना है, बड़ा रखना है आपका। तो इस प्रकार से इस मैथ्स को लगाकर एक छोटा सा इंसान भी बहुत कम प्रेशर लगा के एक बहुत बड़े ट्रक या उससे बड़ी चीज़ को भी उठा सकता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो इसे एक बार, समझ रहे हो, ये चक्कर। प्रेशर तुम्हें माना इस कमरे में, कमरा बंद होता, मैंने उंगली से प्रेशर लगाया तो मेरा तो प्रेशर एक उंगली का प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर हर दीवार पे चला जाएगा, हर उस पे एक उंगली के प्रेशर के बराबर। तो कितना बड़ा प्रेशर बन जाएगा सोच लो। एक उंगली का प्रेशर अगर इस पूरी दीवार पे लग जाए एक उंगली, तो कितना बड़ा प्रेशर बन जाएगा। दिस कॉल्ड पास्कल्स लॉ। क्लियर? ये क्लियर? आगे बढ़ो। एक और समझ लो छोटा सा इसमें, और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, एक हाइड्रोलिक ब्रेक देख लो। ट्रक वगैरह में हाइड्रोलिक ब्रेक यूज किए आते हैं आपके, ये तो आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा होता है मैं उतना बढ़िया तो ना बना पाऊँ शायद, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये माना कि पिस्टन है, इसे पिस्टन मान लीजिए पूरा बंद है, ये और ये लगा है ब्रेक। ये लिक्विड भरा है इसके अंदर, ना फ्लूइड भरा हुआ है। ये पिस्टन 1, ये पिस्टन 2, ठीक। और इसको जोड़ो ऐसे करके, ये टायर। थोड़ा मैं समझा दूं, पहले मैंने अभी हल्का ही बनाया है। देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें। हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह होते हैं उनमें क्या हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ किए जाते हैं। हाइड्रोलिक का मतलब जहाँ पानी का यूज़ किया जाएगा आपका, या जहाँ प्रेशर का यूज़ किया जाएगा, पानी नहीं बोलूँगा, लिक्विड का यूज़ किया जाएगा। उसमें क्या होता है आपका, देखो ये ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल जुड़ा होता है आपका, देखिए ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है आपका, और 2 पिस्टन लगे हैं इसमें। यानी जैसे ये दबेगा तो जितना प्रेशर यहाँ से आएगा क्या होगा, यहाँ भी फैल जाएगा, यहाँ भी फैल जाएगा आपका, ठीक है। तो ब्रेक दबते ही ये प्रेशर फैलेगा, ये फैलेगा तो ये ब्रेक्स होले दोनों, ये इनको फैलाएगा बाहर की ओर, और ये फैलते हैं टायर में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, और टायर को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। स्प्रिंग तो मैंने इससे लगाई है, जब प्रेशर हटाएगा तो स्प्रिंग वापस ले आएगी इसे। यहाँ पे लगे होते हैं ब्रेक्स होल्स, यहाँ पे ये एरिया, और ये टायर होता है आपका। तो ब्रेक्स कैसे होते हैं, देखे ना ब्रेक्स होल कभी भी यूँ लगे होते हैं, ब्रेक्स होल यूँ चक्के उसमें, जैसे प्रेशर पड़ता है खट से चिपक जाते हैं टायर में, तो अंदर से टायर में यूँ फंसते हैं और टायर को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं आपका, तो ब्रेक तुरंत लग जाते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक। तो यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, ब्रेक लिक्विड होता है आपका, कार बार में भी आता है, तो ब्रेक लिक्विड आता है आपका। तो जैसे आप दबाओगे इस लिक्विड प्रेशर चारों तरफ फैलेगा और तुरंत ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तुम बुक्स में देखना और अच्छा फिगर आपको मिलेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक, और दिस इज एग्जांपल ऑफ पास्कल्स लॉ। देखो एक बार, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। क्लियर? लास्ट टॉपिक 5 मिनट के बाद, एक ब्रेक, ठीक है। लिखिए बर्नौलीज थ्योरम। तो पहले स्टेटमेंट लिखा दूं उसका, फिर समझा दूंगा सब कुछ। लिखो, फॉर ए आइडियल लिक्विड, फॉर ए आइडियल लिक्विड, फॉर ए आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड, ठीक है, हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर ए आइडियल लिक्विड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। लिख रहा हूं क्या, देखो, फॉर ए आइडियल लिक्विड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। यानी कि कोई भी आदर्श लिक्विड जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में बह रहा हो, ये क्या होता है अभी बताऊंगा आपको मैं आगे, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एनर्जीज, द सम ऑफ ऑल एनर्जीज, ब्रैकेट में लिखना, द सम ऑफ ऑल एनर्जीज, ब्रैकेट में प्रेशर एनर्जी, कॉमा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ ऑल एनर्जीज, 3 एनर्जी है इसमें, प्रेशर एनर्जी, कॉमा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट बंद। सम ऑफ ऑल एनर्जीज, ब्रैकेट में तीनों लिख दीजिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, सम ऑफ ऑल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर से बोल रहा हूं, फॉर ए आइडियल लिक्विड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, सम ऑफ ऑल एनर्जीज, ब्रैकेट में प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट बंद, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट।
यानी कि कोई भी ऐसा लिक्विड, आदर्श लिक्विड जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा हो, उसके रास्ते में किसी बिंदु पर 3 एनर्जी जो होती है उनका सम हमेशा ही नियत रहता है, फिक्स रहता है पर यूनिट वॉल्यूम का। ये भी पर यूनिट वॉल्यूम भी आएगा साथ में, तो समझिए। अब समझना शुरू करो। सबसे पहले आइडियल लिक्विड क्या होता है? आइडियल लिक्विड का मतलब होता है, इसमें 2 कंडीशन आती है आपकी। एक तो होता है आपका नॉन विस्कस, और एक इसकी कंडीशन और है नॉन विस्कस, और क्या था इसमें, इनकम्प्रेसिबल। ये 2 कंडीशन है इसकी, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब इसे पिचकाया ना आ सके, इसे कंप्रेस ना किया जा सके, ऐसा लिक्विड होना चाहिए। और दूसरा है आपका नॉन विस्कस, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अगर पानी की बात करूं तो वाटर इज एग्जांपल ऑफ आइडियल लिक्विड, पर अगर वाटर का शहद डाल दूंगा तो शहद क्या है? गाढ़ा है, विस्कस है आपका। विस्कस का मतलब जिसमें ये क्या होता है, फोर्स लगता है आपस में, चिपचिपा होता है जो, तो चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अगर मैं शहद की बात करूं, शहद को थोड़ा मैंने गर्म कर दिया, शहद क्या है? चिपचिपा है, नहीं होना चाहिए आपका। तो ऐसे के लिए ये इक्वेशन लागू नहीं होती आपका। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जिसको पिचकाया नहीं आ सके लिक्विड को, पहली बात। और दूसरा नॉन विस्कस होना चाहिए, जो गाढ़ा ना हो। आइडियल लिक्विड उसे कहते हैं। समझ गए? स्ट्रीमलाइन फ्लो समझो। अगर ये मैंने एक पाइप लिया, इस पाइप में अगर पानी धीरे धीरे बह रहा है, यानी कि हर पानी के एटम के पीछे दूसरा एटम लाइन से चल रहा है, इसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक लाइन में चल रहे हैं अगर सारे, ठीक है। अगर तुमने यहाँ से प्रेशर मार दिया तेज, तो क्या होगा? ये लिक्विड यहाँ चढ़ जाएगा, यहाँ चढ़ जाएगा, वो भंवर बन जाएंगी बीच में पानी में। देखा तुमने? वो पाइप होता है, जब प्रेशर मारते हैं अजीब सा झक 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 करके पानी आता है, तो वो वाला फ्लो नहीं चलेगा। सिंपल फ्लो होना चाहिए आपका, नॉर्मल फ्लो, दिस कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है फॉर आइडियल लिक्विड हैविंग दीज 2 प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग, या जो कर रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो 3 एनर्जी का सम जो है पॉइंट वॉल्यूम में कांस्टेंट होता है। पहली होगी प्रेशर एनर्जी, इसे दिखाते हैं P से ही। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, देखिए mgh होती है ना, सॉरी हाफ ऑफ mv², ये होती है हाफ mv², ये पढ़ा है आपने। पर यूनिट वॉल्यूम कर दूंगा मैं तो v लग जाएगा। क्या लग जाएगा? v का मतलब आयतन, और मास अपॉन आयतन होता है डेंसिटी। लिख देता हूं यहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, घनत्व। तो यहाँ से आ जाएगा ये हाफ ऑफ ρv² और प्लस ρgh बराबर कांस्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम इंपॉर्टेंट, लिखिए। सम ऑफ ऑल एनर्जीज, यानी कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम भी है साथ में लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए mgh की जगह आ गया ρgh, वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया। समझो, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड करो, दिस लॉ इज एग्जाम्पल ऑफ, दिस लॉ इज एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस लॉ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीनों एनर्जी का मान हमेशा फिक्स हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। यानी कि एनर्जी किसी भी बिंदु पर क्या है? फिक्स है, तीनों का योग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बर्नौली थ्योरम इज एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना, पूछता है कई बार। बर्नौली थ्योरम किसको जस्टिफाई करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक। अब इसके एप्लीकेशंस में आओ और समझो, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन इसकी मेन है आपकी, एप्लीकेशंस। 1 नंबर जो मैंने लिखवाया उसका, 1 से 2 नंबर, 1 नंबर इसका और 2 नंबर एप्लीकेशंस के। 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इससे। एप्लीकेशंस, ठीक है। पहले यहां समझिए, समझो उसमें क्या क्या चीजें। ये है ρgh का मतलब हाइट। हाइट का मतलब पाइप अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे हाइट कुछ कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये तीसरा वाला भी लागू होगा। बट अगर सेम ही हाइट है, ऐसी हाइट में पानी बह रहा है, तो सेम हाइट में क्या हो जाएगा आपका? ये जो एनर्जी है तीसरी वाली, ये क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ये सिर्फ डिपेंड कर रही है h पर। तो ऐसे में अगर सेम हाइट है तो ध्यान रखिएगा, एट सेम हाइट इन दोनों का सम भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखिए, सम ऑफ दिस 2 बराबर कांस्टेंट, लिख लीजिए। देखो, एट सेम हाइट, एप्लीकेशन से पहले लिखना, समझने वाली बात। एट सेम हाइट सम ऑफ दिस 2 इज कांस्टेंट। हाँ, हाइट अलग अलग है, फिर पोटेंशियल वाली भी आएगी। एट सेम हाइट दिस 2 p प्लस हाफ ऑफ ρv² बराबर कांस्टेंट हो गया।
यानी कि आप समझो यहाँ से होल थिंग इज दैट कि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। दोनों का सम है ना। वेग बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है और वेग के घटने पर प्रेशर बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है। क्लियर? समझो। चलो मैं अब एग्जांपल 1 बाय 1 आ रहा हूँ। पहले इससे पहले सिंपल एग्जांपल समझो आप लोग। सिंपल सा एग्जांपल ये है, तुमने कभी देखा होगा, कभी कहते हैं कि कभी भी आपका जो मौसम विभाग कहता है, कभी भी जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का मतलब इससे आप मापते हो कि यहाँ पर क्या दाब होगा इस समय, प्रेशर नापने के लिए। अगर प्रेशर एकदम से डाउन हो जाए तो कहते हैं बहुत बड़ा तूफान वहाँ पे आने वाला है। ये सुना आप लोगों ने? प्रेशर कम होने का मतलब क्या हुआ? माना यहाँ का प्रेशर कम हो गया, यानी यहाँ पर जो एयर है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो मान लो किसी स्थान पर एयर कम हो जाएगी तो और जगह से एयर क्या करेगी? उसे घेरने के लिए आ जाएगी आपकी। समझ रहे हो ना? तो एयर जब आएगी तो क्या हो जाएगा? उस स्थान पर क्या होगा? तूफान आ जाएगा। एकदम से एयर आएगी ना। अब समझो इस एग्जाम्पल का। ठीक, आगे बढ़ो। इसका पहला एग्जाम्पल समझो। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म। तूफान में घरों की छतें उड़ जाती हैं। छतें कौन सी वाली? टीन की छतें। कैसे उड़ती हैं देख लीजिए। ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स एट स्टॉर्म्स। माना है घर है, इसमें टीन की छत है ऊपर। देखिए बहुत तेज हवा आई, हवा बहुत तेज आएगी तो हवा की वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा। वेलोसिटी ज़्यादा है तो इस नियम से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया ऊपर, नीचे का प्रेशर अभी भी उतना ही बना हुआ है आपका। समझो, ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से फोर्स लगेगा और छत क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। बस ये होता है इसमें, है ना। तो ध्यान रखना है बस, जहाँ भी हवा तेज चलेगी और प्रेशर कम होना बिल्कुल तय है। समझो? क्लियर? एग्जाम्पल और समझो। कभी कभी तुमने देखा हो, कहते हैं ट्रेन जब आती है, खासकर बुलेट ट्रेन जो होती है दिल्ली वगैरह में, जो फास्ट ट्रेन होती है, तो उनके पास कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास आप खड़े हो, मेरा मतलब है दूरी पे भी खड़े हो, ऐसे नहीं चिपक रहे उससे, तो भी वो आपको अपनी ओर ट्रेन खींच लेती है कई बार। वो क्यों खींचती है समझिए। अगर कोई ट्रेन बहुत तेज़ी से यहाँ से निकल रही है तो अपने साथ हवा को भी क्या करके जा रही हो? लेके जा रही है साथ में। तो हवा को लेके जा रही है साथ में, तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कम। कोई वेलोसिटी ट्रेन की ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो गया? कम। क्यों कम हो गया? हवा को लेके चलेगी साथ में। माना कि यहाँ से कोई ट्रेन गुजरी, यहाँ से निकली, साथ में आगे हवा भी कम हो गई, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, मेरे पीछे प्रेशर अभी भी बना हुआ है, तो वो हवा क्या है? प्रेशर को कवर करने के लिए आगे आएगी। यहाँ प्रेशर कम हुआ, बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, हवा उसकी ओर बढ़ेगी और साथ में हमें भी धक्का देके अंदर की ओर खींच सकती है। इसलिए कहते हैं कि बहुत तेज मूविंग जो आती वो है ट्रेन वगैरह, उसके आसपास कभी खड़े मत हो। वो ट्रेन निकल जाएगी, तुम्हें आगे ले जाएगी साथ में अपने। समझ रहे हो ना? वो एयर को भी खींच के ले गई। ठीक, और इसका एग्जांपल समझो। ये एग्जांपल क्लियर दोनों? अगला जो सबसे मेन एग्जांपल है, मैं पहले बेसिक में आया, इसमें मेन में वो है आपका एयरफॉइल। एयरफॉइल या बोल सकते हैं आपका लिफ्टिंग ऑफ ए एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जो होता है क्यों हवा में उड़ जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बर्नौलीज थ्योरम। देखिए क्या होता है, हेलीकॉप्टर के ब्लेड की शेप कुछ ऐसी होती है, सीधा नहीं होता ब्लेड, कुछ ऐसी शेप का बना होता है। यानी कि कुछ समझना, कुछ ऐसा होता है, ऊपर की ओर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, नीचे की बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे करके कुछ शेप होती है उसकी। यानी उसकी शेप जो कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि वह जब तेजी से घूमने लगे तो ऊपर की ओर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, यानी ऊपर की एयर को ज़्यादा काटे, और नीचे की ओर एयर को क्या करे? थोड़ा सा कम काटे। समझना, ऊपर की एयर को ज़्यादा काटेगा तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा, और नीचे की ओर प्रेशर क्या है? बढ़ेगा। जितना तेज घूमेगा ये चीज़ कंडीशन लागू होगी। देखो, ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा, एरोप्लेन घूम रहा है तो धीरे धीरे प्रेशर से क्या हो जाएगा? एरोप्लेन ऊपर उड़ जाता है। जितना तेज से उसका वो घूमेगा, जो क्या बोलते हैं उसे, जो हेलीकॉप्टर के विंग्स होते हैं आपके, उतनी स्पीड से क्या होता है? ऊपर की ओर वो उड़ जाता है। बर्नौलीज थ्योरम। ड्यू टू दिस शेप, कुछ शेप ऐसी होगी, ऊपर हवा ज़्यादा काटना, नीचे कम काटनी है। बस देखो इसे एक बार। दिस इज द डिजाइन ऑफ दैट हेलीकॉप्टर्स विंग्स। और सेम चीज़ एरोप्लेन में भी लागू होती है। एरोप्लेन में दूसरे टाइप के होते हैं आपके, है ना, तो सेम फॉर्मूला भी यही है, लगेगा यही आपका। ठीक, और इसके एग्जांपल है ऑटोमाइजर होता है आपका, या स्प्रेयर होता है। डिओड्रेंट लगाया होगा तुम लोगों ने, डिओ में क्या होता है आपका? कुछ ऐसा होता है आपका, स्प्रेयर बोल सकते हैं, स्प्रेयर, स्प्रे SPR है, वही है, ठीक ही होगा, है ना। ऐसे मान लीजिए स्प्रे को, ठीक है जी, ये पानी भरा है इसके अंदर। स्प्रे देखा ना, ये फच फच करता है, स्प्रे लगाता है आपका। स्प्रे में क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ से एकदम से जब आपने बटन को दबाया उसके, तो क्या होगा?
पानी हवा के साथ क्या होता है, बाहर की ओर आता है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी क्या होता है, पानी की ज़्यादा होती है निकलने वाली। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। यहाँ प्रेशर कम, नीचे का प्रेशर ज़्यादा, तो बाकी पानी अपने आप ही उठ के यहाँ पे आ जाता है। यानी डीओ का जब यूज़ करते हैं तो वह फोर्स से आपको प्रेशर मारता है, तो उस फोर्स के बाद नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी कि अंदर से जो डीओ ऊपर है वो अपने आप ही क्या होता है, चढ़ जाता है। यहाँ प्रेशर कम हुआ, नीचे प्रेशर ज़्यादा अंदर की ओर, तो अपने आप ही पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। किसी भी स्प्रेयर में ये कहानी होती है आपकी। इसे भी देखो, इसमें कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल देखो इसका, मैग्नस इफेक्ट भी बोलते हैं उसे, स्पिनिंग ऑफ ए बॉल, मैग्नस इफेक्ट, नाम सुना है मैग्नस इफेक्ट का। इसे बोलते हैं बेटा स्विंग ऑफ ए बॉल, नॉट स्पिन, स्विंग ऑफ ए बॉल। ठीक, स्विंग पता तुम्हें, क्रिकेट देखते होंगे, स्विंग क्या होता है, वो डिफरेंस बिटवीन द स्विंग एंड स्पिन कैसे, खड़े होके बताओ। स्पिन जो होता है वो सरफेस से कांटेक्ट में आके कटता है, हाँ एयर में नहीं कटेगा। बिल्कुल 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 सही बोला इन्होंने, बैठो, बिल्कुल सही। हवा में बॉल का मुड़ना, दैट इज कॉल्ड स्विंग। कि तुम्हें लग रहा है बॉल उधर जाएगी, हवा में बॉल मुड़ गई, दो स्विंग, हवा में बॉल को मुड़ना होता है। और जब टकरा के मुड़ेगी, टकरा के कट गई बॉल, तो दैट इज स्पिन। ठीक है, तो ये स्विंग, तो स्विंग क्या होता है, फॉरवर्ड स्विंग कराते हैं अक्सर बॉल को। स्विंग में होता क्या है, आपका बॉल की जो ग्रिप होती है आपकी, देखिए ग्रिप ऐसी कुछ होती है, ये बॉल है आपकी, इसके बीच में क्या होता है, ग्रिप बनी होती है, ग्रिप ऐसी होती है। लेदर की बॉल, लेदर की बात कर रहा हूँ, जो बड़े मैच होते हैं वैसे लेदर की बॉल से होते हैं, कॉस्को से नहीं होते। तो ग्रिप का ही खेल होता है पूरा का पूरा। तो उस ग्रिप को कुछ ऐसे घुमाया जाता है, देखो हमेशा दो उंगलियां होती है, तो कुछ ऐसे करके उस ग्रिप को घुमाया जाता है कि वह माना ऐसे घूम रही है, एक तरफ की एयर को कम काटे और एक तरफ की एयर को क्या करेगा, वो ज़्यादा काटेगा। यानी कि घूमने पर एक तरफ की एयर की वेलोसिटी कम होती है, दूसरी तरफ की ज़्यादा होती है। ये सिर्फ इसका खेल है उंगलियों का आपका। ठीक है, तो जस्ट देखिए, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से बॉल कम प्रेशर वाले की और अपने आप ही मुड़ जाती है। बस ये तूने यूँ करे घुमा के काट दिया उसे हवा में, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हवा को काट रही है कि एक तरफ ज़्यादा काट रही है, एक तरफ कम काट रही है। जहाँ पे हवा को ज़्यादा काट दिया, प्रेशर कम हो गया अपने आप ही, तो दूसरे एयर से क्या होगा, एक प्रेशर लगता है हल्का सा, और बॉल हल्का सा हवा में क्या होती है, स्विंग हो जाती है आपकी, और बैट्समैन कई बार उसमें गच्चा खा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। इसका नाम मैग्नस इफेक्ट भी है। मैग्नस एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी, और बर्नौली ने उसे अपने साथ भी जोड़ लिया। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम। हालांकि इसमें डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ इसके बारे में एप्लीकेशन है इसकी, और ये इसका स्टेटमेंट और इसका मैथमेटिकल टर्म। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 5 में लगभग 60-70% ये कवर हो चुका है।